नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति के लक्षण के बारे में। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये क्या होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपकी एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, ये आरबीआई की कमेटी होती है। अगले जो जितनी भी पॉलिसीज आरबीआई कैसे बनाएगा, ठीक है, अगले 3-4 सालों के लिए, ये उस पर डिपेंड करता है। ये बनाती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है एमपीसी के द्वारा बनाई जाती है। अभी आपका 2022 चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए अगले साल के लिए आपकी जो इन्फ्लेशन रेट रखा गया है वो 4% रखा गया है कि हमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% करना है। अभी जो है आपका अभी चल रहा है 6.07%, तो टारगेट क्या है हमारे 4% चल रहा है। ठीक है, तो इस टारगेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें हम पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के लिए एक औपचारिक लक्ष्य प्राप्त की घोषणा की जाती है, तब इसे मुद्रास्फीति लक्ष्य भेदन कहते हैं। यह केंद्रीय बैंक द्वारा उसकी मौद्रिक नीति के तौर पर मुद्रास्फीति की स्थिर दर को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस कार्य के लिए 1970 के दशक में ही कहा था। ठीक है, जो आपकी मुद्रास्फीति है उसकी जो रेट है, इन्फ्लेशन जो रेट है, उसे स्थिर करने के लिए ये काम किए जाते हैं। जो आपके लक्ष्य हैं वहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है उसे कंट्रोल किया जा सके। भारत ने फरवरी 2015 में मुद्रास्फीति की औपचारिक रूप से लक्ष्य बनाया, जबकि इससे संबंधित एक समझौते मौद्रिक नीतिगत फ्रेमवर्क पर समझौता पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्ताक्षर किए। उक्त समझौता इस प्रकार मुद्रास्फीति को लक्षित करता है। एक निरंतर जटिल बनती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक फ्रेमवर्क का होना यहाँ पे जरूरी है। एक और मौद्रिक नीति का उद्देश्य प्राथमिक रूप में मूल्यों को स्थिर रखना है, तो दूसरी ओर वृद्धि के उद्देश्य को भी ध्यान में रखता है। इस समझौते के जो मुख्य बिंदु है निम्नलिखित हैं। इन्फ्लेशन का आपको हमने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है। जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, ठीक है, जब उसकी जो डिमांड है वो जब बढ़ जाती है तो आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ जाती है। एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा लोगों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। जैसे वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ 1-1 मिलियन के नोट छपने लग गए थे और उनकी जो वैल्यू थी सिर्फ $1 के बराबर थी, यानी इंडिया के 70 रुपये मान लीजिए आप। ठीक है, तो इनकम जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी जो आपकी इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई हो जाता है, जैसे अभी यूएसए में हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा लगभग 8 के आसपास चल रहा है इन्फ्लेशन रेट। क्यों? क्योंकि वहाँ जो कोरोना में जो पॉलिसीज चलाई गई, फ्री पॉलिसीज चलाई गई बहुत सारी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए गए फ्री में, तो इसलिए वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या इसके मुख्य बिंदु है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक जनवरी 2016 तक सीपीआईसी मुद्रास्फीति को रखने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। ठीक है, क्या टारगेट है, जो 6% है आपका, इससे नीचे रखने का यहाँ पे प्रतिशत करेगा कौन, सीपीआई। सीपीआई क्या होता है आपका, सीपीआई का यहाँ पे मतलब होता है जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स होता है। ठीक है, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक तो होता है आपका WPI, इसका मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जो भी आपके होलसेल प्राइजेस है अगर उन पे फ़र्क पड़ेगा उनसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये तो आपका आता है WPI। होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है, जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उनकी जो कीमत है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसे बढ़ेंगे। और जो आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स है CPI, ये कैसे बढ़ेगा, जब आपके जो कंज्यूमर है उन पे जो इनकम ज़्यादा हो रही है, वो क्या है, रिसोर्सेज को ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा है यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक संचालन लक्ष्य ऑपरेटिंग टारगेट को प्रकाशित करेगा।
तथा मौद्रिक नीति की एक संचालन पद्धति भी निर्धारित करेगा। जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, जो टारगेट्स हैं उनका संचालन करेगा और जो आपकी मौद्रिक नीति है उनके लिए भी यहाँ पे एक पद्धति निर्धारित करने की बात की गई है, ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संचालन लक्ष्यों तथा संचालन पद्धति में वृहद वित्तीय दशाओं के मद्देनजर किए गए किन्हीं परिवर्तनों को भी यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। जो भी यहाँ पे पॉलिसीज के दौरान जितने भी हमें चेंजेस नज़र आते हैं उनको भी यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। तीसरा है, प्रत्येक 6 माह पर भारतीय रिजर्व बैंक एक दस्तावेज यहाँ पे प्रकाशित करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे। ए है मुद्रास्फीति के स्रोत। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक, वो जो हमारा एक दस्तावेज है उसे प्रकाशित करेगा। इसमें क्या क्या बातें होंगी, एक तो हमारा इन्फ्लेशन के जो भी स्रोत हैं, ठीक है। बी है दस्तावेज के प्रकाशन की 6-8 माह के भीतर अवधि के लिए मुद्रास्फीति की भविष्यवाणी। 6 से 8 मंथ के भीतर इसके अंडर हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्फ्लेशन रेट है उसकी भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल हो सके। चौथा है हमारे यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक को लक्ष्य हासिल करने में तब विफल मान लिया जाएगा जब मुद्रास्फीति ए है वर्ष 2015 तथा बाद के वर्षों में लगातार 3 तिमाहियों के लिए 6% से अधिक होगी, और बी है वित्तीय वर्ष 2016 तथा बाद के वर्षों के लिए लगातार 3 तिमाहियों तक 2% से कम होगी। जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन है, रिजर्व बैंक, ठीक है, इसे कब हमें अनसक्सेसफुल माना जाएगा, इन्फ्लेशन रेट जो है क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे अनसक्सेसफुल मान लिया जाएगा इनके टारगेट्स के लिए, जब वित्तीय वर्ष 2015 और 16 के जो बाद के ईयर्स हैं लगातार 3 महीनों के लिए जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 6% से अधिक हो जाएगा। तीसरा जो फाइनेंशियल जो ईयर है 2016 और 17 की जो 3 महीने के अंदर जो है इन्फ्लेशन रेट है 2% से भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें RBI का अनसक्सेसफुल मान लिया जाएगा। पांचवा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहता है तब यह भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा जिसमें ए है समझौते के अंतर्गत निश्चित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता के कारणों को स्पष्ट किया जाएगा। अगर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो टारगेट है उन्हें अनसक्सेसफुल रहता है अचीव करने में, तो यहाँ पे भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और उसे देगा, ठीक है, और उसमें ये क्या क्या बातें होंगी। पहली बात यही होगी कि जो कारण है, रीजंस हैं अनसक्सेसफुल होने की, जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या रहे थे। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। सी है एक निश्चित समय अवधि बताई जाएगी जिसमें लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को सच में कार्यान्वित करने के लिए। एक टाइम पीरियड होगा लिमिटेड, उसमें हमें जो भी हो 1 से 2 साल, 3 से 4 साल, 6 से 8 महीने जो भी होंगे वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड होगा और उसमें जो हमारे टारगेट्स होंगे उन्हें हमें कंप्लीट करना होगा। समझौतों को लागू करने अथवा इसकी व्याख्या संबंधी किसी विवाद का निपटारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा भारत सरकार मिलकर करेगी। ज्ञातव्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उर्जित पटेल समिति ने भी 2014 की शुरुआत में मौद्रिक नीति संबंधी ऐसी ही सलाह दी थी। इस प्रकार भारत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने वाले दुनिया के कुछ देशों में शामिल हो जाएगा, जैसे अमेरिका, यूके, यूरोपीय संघ,
जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड ने 1989 में मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग का पूरा जो टोटल है, यहाँ पे अर्थ यही है कि जो भी हमारा इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल करना। नेक्स्ट देखते हैं स्कीफ्लेशन, तिरछी मुद्रास्फीति। अर्थशास्त्री आमतौर पर मुद्रास्फीति तथा सापेक्षिक मूल्य वृद्धि में अंतर करते हैं। मुद्रास्फीति से आशय है एक स्थिर धरणीय सर्वस्तु मूल्य में वृद्धि से। जो भी हमारा एक स्थिर जो वस्तु है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या है हमारा इन्फ्लेशन। जबकि सापेक्षिक मूल्य वृद्धि एक विशेष वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह से हुई मूल्य वृद्धि से, जिससे एक तीसरी परिघटना भी सामने आती है, जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर कला विधि में बिना किसी पारंपरिक अभिधन के मूल्य वृद्धि हो जाती है। इस कोटि की मूल्य वृद्धि का वर्णन करने के लिए तिरछी मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से एक नई पदावली है। भारत में 2009 के अंतिम महीनों में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ते रहे और यह क्रम 2010 की शुरुआत तक चला, जबकि उसी दौरान गैर खाद्य पदार्थों के जो मूल्य हैं वो स्थिर है। क्योंकि यह अस्वाभाविक परिघटना लगातार जारी रही, इसलिए नीति निर्धारकों में इस बात को लेकर काफ़ी चिंता हुई कि किस प्रकार इसका अंत हो सकता है। तिरछी मुद्रास्फीति शब्दावली का प्रयोग भारत सरकार के आंतरिक दस्तावेजों में किया गया। फिर आर्थिक सर्वेक्षण, जो भी हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2009 और 10 में, इसका औपचारिक रूप से उल्लेख हुआ। भारत में मुद्रास्फीति का तिरछापन अथवा टेढ़ापन 2010 के शुरुआती महीनों में इस तथ्य से भी स्पष्ट था कि अनाजों के मूल्य में वृद्धि 20% की सीमा पार कर गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि 11% से अधिक नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि तिरछी मुद्रास्फीति के कारण एक निम्न कोटीय सामान्यीकृत मुद्रास्फीति का रास्ता तैयार हुआ। इसमें 9% की मुद्रास्फीति दर थी तथा जो खाद्य गैर पदार्थों के मूल्य में लगभग समान स्थिर दर पर वृद्धि हुई। क्योंकि अन्य देशों ने भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया, इसलिए यह शब्दावली चल निकली और इकोनॉमिस्ट पत्रिका जनवरी 14, 2011 में छपे एक आलेख में प्राइसेस राइजेस इन चाइना इन्फ्लेटेड फेयर्स में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि क्या चीन भी भारतीय शैली की तिरछी मुद्रास्फीति का सामना करने वाला है। हम पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक, सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक, जीडीपी आपने पहले पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर जितने भी कुल टोटल जितने भी प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं उनके आखिरी जो मूल्य होता है वस्तुओं का, उसे जीडीपी कहा जाता है। ये पढ़ा ही हमने। यह चालू मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान है। अगर चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है, तब इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए ये क्या कह रहे हैं। जो आपका चालू मूल्य है उस पर जो घरेलू सकल उत्पाद है, ठीक है, और जो स्थिर जो मूल्य है उन पे जो सकल घरेलू उत्पाद का जो अनुपात है, ठीक है, अनुपात है। अगर जो चालू मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है, तो इस स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद का जो अवस्थितिकारक है वो 1 होगा। अर्थात मूल्य स्तर में कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। यदि सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक 2 रहता है, तब इसका जो मतलब है वो होगा मूल्य स्तर में 2 के कारक की वृद्धि हुई है। और यदि सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक 4 रहता है, तो इसका अर्थ होगा कि मूल्य स्तर में 4 के कारक की वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिकारक को मूल्य व्यवहार का एक बेहतर माप यहाँ पे बताया जाता है,
क्योंकि इसके अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुएं सेवाएं समाविष्ट रहती है। यहाँ पे थोड़े टफ वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो एक बार आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी है वीडियो आप लोगों को तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।